पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही थी। करीब 12 मिनटों बाद उन्हें पता चला कि एयर इंडिया फ्लाइट 403 क्रैश हो चुका है। कि हादसे के करीब 1 घंटे बाद फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए आए। इतने देरी में घायल पैसेंजर्स किसी तरह से बारिश में चलते हुए एयरपोर्ट के टर्मिनल तक जा पहुंचे और वहां सबको बताया कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 21 जून 1982 एयर इंडिया का एक विमान फ्लाइट 403 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। ये बोइंग 707 मॉडल का 4 इंजन वाला प्लेन था, जो अपने समय में विशालकाय प्लेन होने के साथ साथ काफी एडवांस भी था। इस प्लेन को गौरी शंकर नाम दिया गया। प्लेन में 99 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार होने लगे। ये फ्लाइट थोड़ी लंबी होने वाली थी। इसे कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मद्रास जाना था। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास में कुछ पैसेंजर्स उतर गए और कुछ पैसेंजर सवार भी हो गए। अभी इस प्लेन में कुल 111 लोग मौजूद थे। अब ये प्लेन फिर से चेन्नई से उड़ान भरा। आगे इसे सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बम्बई जाना था। बम्बई को आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। वहीं सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। समय सुबह के करीब 4 बजे एयर इंडिया बोइंग 707 का विमान मुंबई में दाखिल हो गया, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी खराब थी। पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही थी। ऐसे केस में प्लेन को उतारने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, जिसे हम शॉर्ट में ILS के नाम से भी जानते हैं। ये लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को लैंडिंग करा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ATC ने भी एयर इंडिया 403 को लैंडिंग परमिशन दे दिया। कुछ ही देर में ये प्लेन लैंडिंग करने के लिए आ गया। ATC ने भी प्लेन को गुजरते हुए देखा, लेकिन विजिबिलिटी अच्छी ना होने की वजह से वो भी सही से देख नहीं पा रहे थे। लाइट की वजह से थोड़ी देर प्लेन दिखाई तो दिया, लेकिन खराब मौसम की वजह से ATC के नजरों से ये ओझल हो गया। इसलिए प्लेन के साथ क्या चल रहा था, ATC इस बात से अनजान थे। उन्हें तो ये लग रहा था कि एयर इंडिया फ्लाइट 403 लैंडिंग कर गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। करीब 12 मिनटों बाद उन्हें पता चला कि एयर इंडिया फ्लाइट 403 क्रैश हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी बचाव में काफी देरी की गई। इंडिया टुडे के अनुसार करीब 13 मिनट बाद ATC को हादसे के बारे में पता चला। इसके बावजूद भी फायर फाइटर्स को करीब 40 मिनटों बाद बताया गया कि एयरपोर्ट में कोई हादसा भी हो चुका है। इसके बाद फायर फाइटर्स की टीम को आने में 20 मिनटों का समय और लग गया, यानी कि हादसे के करीब 1 घंटे बाद फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए आए। इतने देरी में घायल पैसेंजर्स किसी तरह से बारिश में चलते हुए एयरपोर्ट के टर्मिनल तक जा पहुंचे और वहां सबको बताया कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम कितना खराब था उस दौर में। हादसे के लोकेशन में पहुंचने के बाद ये पता चला कि प्लेन एयरपोर्ट के बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे की ओर निकल गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन 3 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गया। ये हादसा सुबह के करीब 4:37 में हुआ, इसलिए में भी ज्यादातर पैसेंजर्स इस वक्त गहरी नींद में सो रहे होंगे और प्लेन के साथ क्या हुआ उन्हें पता भी नहीं चला होगा। ऐसे में ज्यादातर पैसेंजर्स किसी भी हादसे से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस हादसे में 17 लोग मारे गए, 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद आग नहीं लगी। बारिश ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। फायर फाइटर्स तो 1 घंटे बाद पहुंचे, लेकिन बारिश के पानी की वजह से प्लेन में आग लगने में बहुत देरी हो गई। इसी दौरान यात्रियों को भागने का मौका भी मिल गया। 111 लोगों में से 82 लोग जिंदा बचकर निकल गए। इन बचे हुए लोगों में से एक एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट डॉक्टर राजा रमन्ना भी थे। इनके बारे में अगर आपको नहीं पता
तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जिसे 18 मई 1974 में किया गया था, ये उनके डायरेक्टर थे। इस टेस्ट का खुफिया नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये कुछ लिस्ट है जहां इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर, जहां प्लेन तो क्रैश हो गया और अब तक आग भी नहीं लगी थी, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल आसपास फैलने लगी, प्लेन के कुछ हिस्सों में आग लग गई। 23 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन की टीम घटना की छानबीन करने के लिए पहुंच गए। प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेज दिया गया। इस केस में अच्छी बात ये थी कि इस हादसे में बहुत सारे लोग बच निकले। अब वक्त था इनसे पूछताछ करने की, ताकि ये पता चल सके कि 22 जून की रात को आखिर हुआ क्या था। JN पांडे, जो कि एयर इंडिया फ्लाइट 403 के यात्री थे, उन्होंने बताया कि वो मद्रास में बहुत बार यात्रा कर चुके हैं। कई बार लैंडिंग स्मूथ नहीं होती थी, कई बार झटका खाते खाते प्लेन लैंड करता था, लेकिन फ्लाइट 403 जब रनवे से टकराया और फिर बाउंस बैक होकर हवा में उठ गया, तब उन्हें लगा कि मद्रास के जैसे बंबई में भी उसी तरह की हार्ड लैंडिंग हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भी कई सारे पैसेंजर से पूछताछ किया गया, सबका जवाब ऑलमोस्ट सेम ही था। प्लेन रनवे से टकराया और बाउंस होकर ऊपर की ओर उठ गया। इट मीन्स प्लेन ने हार्ड लैंडिंग किया होगा। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि इस प्लेन के पायलट कौन थे और वो इस हादसे में बच पाए या नहीं, उनसे पूछताछ किया गया या नहीं। पूरी कहानी का असल सच हमें ब्लैक बॉक्स से पता चला कि आखिर उन चंद मिनटों में हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स के अनुसार प्लेन रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन एक दिक्कत आ गई। मे बी प्लेन का एल्टीट्यूड अधिक हो, मे बी ये सही एल्टीट्यूड पर हो लेकिन स्पीड अधिक हो। कुछ तो ऐसी गड़बड़ी हुई जिसे मेंटेन करने के चक्कर में पायलट प्लेन को हार्ड लैंडिंग करा दिया। ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ठीक से काम ना किया हो। कारण क्या था इसकी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम न सिर्फ पायलट को ये बताता है कि रनवे किधर है, बल्कि वो प्लेन को कंट्रोल करके प्लेन को रनवे के सीध में ला सकता है और ये प्लेन को लैंड भी करा सकता है। लेकिन सपोज खराब मौसम की वजह से ILS में कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसे केस में वो गलत तरीके से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। नतीजा हार्ड लैंडिंग हो सकती है, प्लेन क्रैश भी हो सकता है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार ILS में प्रॉब्लम हो गई थी बारिश की वजह से, जिससे प्लेन की ऊंचाई कम हो गई। अगर प्लेन की ऊंचाई समय से पहले कम हो जाए तो उसकी रफ्तार भी बढ़ सकती है। मे बी इसी वजह से प्लेन जोर से रनवे से टकराया या कहें टचडाउन किया, जिससे एक इंजन में प्रॉब्लम हो गई। मे बी यहाँ पर इंजन के अंदर प्लेन का ब्लेड टूट गया होगा, जिससे इंजन के अंदर स्मोक या हीट बढ़ गई होगी। इसलिए कोलिजन के तुरंत बाद प्लेन में फायर वार्निंग अलार्म बजने लगा। टकराने के तुरंत बाद प्लेन बाउंस हो गया और 50 फीट ऊपर हवा में उछल गया। सोच सकते हैं ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। कैप्टन ने तुरंत डिसाइड किया कि वो गो अराउंड करेंगे। उन्होंने तुरंत थ्रस्ट लीवर को आगे बढ़ाया, इस उम्मीद से कि इंजन तुरंत पावर प्रोड्यूस करेगा और प्लेन वापस रनवे पर नहीं गिरेगा। लेकिन उनका ये सोचना गलत साबित हुआ। इंजन को भी अपने फुल पोटेंशियल में जाने में कुछ सेकेंड्स का वक्त तो लगता ही है। इसी दौरान प्लेन के कॉकपिट का योक तेजी से हिलने लगा। प्लेन में ऐसा तभी होता है जब प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाए कि वो उड़ना ही बंद कर दे। इसे हम स्लो स्पीड स्टॉल के नाम से भी जानते हैं। प्लेन का योक सेक करने लगा। इट मीन्स प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका है। जल्दी से कोई एक्शन लो, नहीं तो ये धरती से टकरा जाएगा। लेकिन न तो इंजन के पास इतना समय था कि वो फुल पोटेंशियल में आकर प्लेन को उड़ा सके, और न ही कैप्टन के पास कोई तरीका था प्लेन को स्टॉल से बाहर लाने का। मानो इस प्लेन की किस्मत लिखी जा चुकी थी कि ये प्लेन वापस से क्रैश होकर ही रहेगा। प्लेन एक बार फिर से रनवे से टकराया। इस बार प्लेन टिल्ट हो गया, जिसकी वजह से प्लेन का विंग धरती से रगड़ खाने लगा और प्लेन का डायरेक्शन रनवे से हट गया। इतने टक्कर के बाद भी ये प्लेन रुका नहीं, क्योंकि कैप्टन ने गलत डिसीजन जो ले लिया था। उन्होंने प्लेन के इंजन के पावर को बढ़ा दिया था, इसीलिए प्लेन की रफ्तार धीमा होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। प्लेन लुढ़कते हुए ग्राउंड के बाहर चला गया। सामने एयरपोर्ट की दीवार थी
उसे भी तोड़ते हुए प्लेन आगे की ओर निकल गया। एविएशन सेफ्टी के रिपोर्ट के अनुसार इस प्लेन के क्रैश का ये भी कारण हो सकता है कि कैप्टन ने लैंडिंग के दौरान थ्रस्ट लीवर को आइडल कर दिया था, वो भी 12 सेकेंड्स पहले ही, जब इस प्लेन की ऊंचाई 1300 फीट थी। इससे हुआ ये कि प्लेन को पर्याप्त स्पीड मिल नहीं पाया और ये रनवे पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस केस में क्या हुआ ये तो हमें पता है, कैसे हुआ ये भी हमें पता है, लेकिन क्यों हुआ इसकी बस हम संभावना ही बता सकते हैं। इसलिए कोई भी रिपोर्ट पुख्ते तौर पर हमें जानकारी नहीं देता। खैर, इस कहानी में जितने भी पहलू थे उनको मैंने आसान भाषा में समझा दिया। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।